हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए अब बहुत कम दिन रह गए हैं, 9 से 10 दिन हैं। उसके साथ साथ आईबीपीएस एएफओ के बाद आईडीबीआई एएओ का एग्जामिनेशन है और उसके साथ बाद आप देखेंगे तो एनएससी का एग्जामिनेशन है। बाकी और भी एग्जामिनेशन आगे आने वाले हैं, बट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी के साथ मई से लेकर अक्टूबर को एक साथ डिस्कस किया था एक सिंगल वीडियो में लगभग 30 मिनट में, है ना। सो हम हमेशा बोलते हैं कि मेकिंग योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो मैं आपका टाइम हमेशा कम यूटिलाइज करता हूँ सो दैट कि आप वीडियो के बाद अपना टाइम बेटर यूटिलाइज कर पाए इस सारे नोट्स को, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आज के इस वीडियो में हम नवंबर का डिस्कस करेंगे, बट नवंबर के साथ साथ मैं ये वाला भी सारा कंटेंट दे दूंगा ताकि आप मई से लेकर नवंबर तक का आपके पास सारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर इसी पीडीएफ में रहे। ओके, सो मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स फॉर नवंबर 2024, है ना। सो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत क्विक होने वाला है। क्विक होने का रीजन क्या है? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पहले डिस्कस कर ली है। एग्रीकल्चर डेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ करंट अफेयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर स्कीम्स का कुछ पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और सब्सिडीज वाला पार्ट हम स्पेशल अलग से डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा आज इसको क्विकली देखेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों महानुभाव कौन है। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों महानुभाव भी बहुत अच्छे हैं। ये जॉफ्री हॉटेन एंड कैली फूलर है। यूनाइटेड किंगडम कनाडा से ये बिलोंग करते हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट से, और इन दोनों को इस बार वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज एग्रीकल्चर के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। मतलब हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, इट इज काइंड ऑफ नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर की कोई कैटेगरी है नहीं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे सबसे पहले जिनको एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में तो नहीं, बट वो एग्रीकल्चर फील्ड से थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, उनको जब नोबेल पीस प्राइज मिला था तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम ये शुरू करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को प्रोत्साहन देगा। तो इस बार जियोफी होटल एंड द कैरी फोलर को ये अवार्ड मिला है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। आप इनके बारे में पढ़िएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा कि देखो लाइफ ये भी होती है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि सारा एग्रीकल्चर डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्शन डेटा रिलेटेड सारी चीजें। तो आज भी हम थोड़ा सा प्रोडक्शन डेटा डिस्कस करेंगे, बट डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री का लेटेस्ट स्टैट्स आया था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप इसको गो थ्रू जरूर करें। अगर हम समराइज करें एनिमल हस्बेंड्री स्टेट 2024 के लिए, सो मिल्क प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो यूपी है, एग में आंध्र प्रदेश है, मीट में वेस्ट बंगाल है, वूल में राजस्थान है। तो पहले मीट में यूपी था, बट अभी वेस्ट बंगाल है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 239.30 मिलियन टन है, जो लास्ट ईयर 230 मिलियन टन था। ओके, इसके आगे जो बाकी है एनिमल हस्बेंड्री स्टैट्स है, वो आप इस वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ से फिर से रिपीट उसको नहीं कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा की हम बात करेंगे तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 2024 एंड 25 का रिलीज हुआ है। मैं आपको जस्ट बताऊं कि किसी भी ईयर में 4 एडवांस एस्टिमेट रिलीज होते हैं। सो अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, और ये सिर्फ और सिर्फ खरीफ का है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हम दिसंबर मंथ में हैं और ये रिलीज लास्ट मंथ हुआ था। तब तक केवल हार्वेस्टिंग किसकी हुई है? हमारी जो खरीफ क्रॉप्स है उनकी, है ना। रबी की तो अभी सोइंग हो रखी है। सो उसका एस्टिमेट बाद में आता है। तो अभी ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खरीफ का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, इसलिए काफी कम है। अदरवाइज आप देखेंगे लास्ट ईयर का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो वो 3300 समथिंग लाइक मेट्रिक टन है। तो कभी भी किसी भी टाइम पे आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब भी अपनी प्रिपरेशन करनी है तो दो डेटा याद रखने हैं। एक तो आपको जो लास्ट ईयर का होगा, लास्ट ईयर का फाइनल एस्टिमेट, और वो फाइनल एस्टिमेट में फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि जनरली वही पूछा जाता है, और जो भी लेटेस्ट उस टाइम पे चल रहा है। अगर वो लेटेस्ट डेट वाइज पूछेंगे तो वो लेटेस्ट पूछेंगे, अदरवाइज वो लास्ट ईयर का ही डेटा पूछते हैं। ओके, सो क्योंकि ये आपको बिल्कुल हाफ लगेगा लास्ट ईयर कंपैरिजन में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस जस्ट गो थ्रू आप करके जाइए, सो दैट कि अगर इन केस पूछ लिया तो आप आंसर कर पाए। ओके, सो देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा, पल्स प्रोडक्शन 69.54 है, राइस प्रोडक्शन 1199 है, ऑयल सीड प्रोडक्शन 257। अब ये रेंज बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, या फिर हम कह सकते हैं काफी डिफरेंस होता है ओवरऑल से, है ना। तो इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एमएसपी हम देखेंगे रबी मार्केटिंग सीजन के लिए अनाउंस किया गया 2025 एंड 26 के लिए। रबी मार्केटिंग सीजन, ये याद रखिएगा, आपके मन में एक क्वेरी हो सकती है कि सर अभी तो 2024 चल रहा है। सो दोस्तों, ये अगला फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि क्या होता है रबी की मार्केटिंग कौन से कब होती है? अप्रैल के बाद। तो अप्रैल के बाद
बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, तो FY26 भी इसको बोला जा सकता है। ओके, सो वीट 2425, ग्राम 5650, लेंटिल 6700, रेपसीड एंड मस्टर्ड 5950, सेफ्लावर 5940, बार्ले 1980। इतना याद रखना है। वीट का तो आपको ध्यान रखना ही है, बट एक बार सबको खुद से रिवाइज करके जाना, सो दैट कि अगर पूछ लिया गया तो आप आंसर कर सकें। देन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो हालांकि ये अनाउंस तो कर दिया गया था 2022 के बजट में, बट इसको अभी अप्रूव किया गया है। नाम से ही हमें बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि नेचुरल फार्मिंग को बेसिकली प्रमोट करना है। क्यों करना है ना? प्रोवाइडिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू ऑल, क्योंकि आप सभी को पता है केमिकल युक्त खाना हमें मिलता है ना? तो ये केमिकल युक्त खाना कम से कम हो सके। Designed to support farmers to reduce input cost of cultivation dependency to externally purchased inputs, will build and maintain healthy soil ecosystems। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, आउटलेस का है 2481, और ये कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब दोनों को सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की शेयरिंग रहेगी। इंपॉर्टेंट जो याद करने लायक वो ये है कि 15,000 क्लस्टर्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा ग्राम पंचायत में। टारगेट है कि टू रीच 1 करोड़ फार्मर्स, एंड नेचुरल फार्मिंग कितने एरिया में हो सके? 7.5 लाख हेक्टेयर में। ओके, प्रेफरेंस दी जाएगी उन एरिया में जहाँ पे फार्मर ऑलरेडी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, SRLM है, पैक्स है, FPOs है, इन सब में। ओके, तो अगेन नीड बेस्ड 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, 2,000 नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, और उसके साथ साथ सिंपल सर्टिफिकेशन किया सिस्टम बनाया जा सके, इसके लिए काम किया जाएगा। ओके, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अगर आप देखेंगे, सिंपल जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, वो यहाँ पे मेंशन किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत लेटेस्ट है ये। देन नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये काफी न्यूज में रही है। क्यों रहती है न्यूज में? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिए। NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्कीम है। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। मनरेगा की बात देखेंगे के बाद अब देखेंगे तो सेकंड और थर्ड नंबर पे स्कीम रहती है। काफी फोकस किया जाता है। इससे क्या डेवलप किया जाता है? विमेन बेनिफिशरीज को, या फिर हम कह सकते हैं विमेन ऑफ रूरल एरिया, उनको डेवलप करने की, और कैसे लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी स्कीम लखपति दीदी, है ना? लखपति दीदी स्कीम लेकर आई थी। लखपति दीदी का मतलब क्या है? जितनी भी एसएचजीज की मेंबर्स, रूरल वुमेन की महिलाएं हैं, उनकी इनकम 1 लाख से ऊपर करना। तो उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट डिजाइन किए गए। उसी में एक कंपोनेंट है ड्रोन दीदी। ओके, नमो ड्रोन दीदी। तो क्या है कि जितने भी एसएचजीज के मेंबर हैं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 24 से 26 के लिए 1261 करोड़ का आउटले है। इसमें 14,500 वुमेन को तो ऑलरेडी दे चुका है, आगे भी दिया जाना है। पर्पस क्या है कि एसएचजीज को दिया जाए, और उसके बाद वो रेंटल सर्विसेज में इसको दे सकें, और उसके बाद ये जो भी इनकम हो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके ना। तो एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है? 1 लाख पर ईयर पर एसएचजी। तो 10 से 20 महिलाएं होती है, इतनी भी इनकम है, बाकी और सोर्सेज से मिलके भी उनकी कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी। ओके, तो ये करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 15,000 वुमेन एसएचजीज बाय प्रोवाइडिंग ड्रोन फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये इसमें टारगेट किया गया। फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें दिया रहा है, 80% सब्सिडी दी जा रही है, अप टू 8 लाख रुपीज। आप देखेंगे ड्रोन के लिए अंडर द स्कीम SMEM, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, वेरियस कैटेगरी में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रोन का है, वो भी किसके लिए? एसएचजीज के लिए। अभी हम बाकी सब्सिडीज डिस्कस करेंगे वो अपने नेक्स्ट सेशन में, जो 1 या 2 दिन में आने वाला है। ओके, जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू 3% इंटरवेंशन के साथ ली जा सकती है। देन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया टूना क्लस्टर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि टूना ना एक बहुत बड़ी फिश होती है। मतलब ये पिक्चर में भी आपको थोड़ी छोटी दिख सकती है, बट इतनी बड़ी है कि हमारी हाइट इससे भी कम होगी। ओके, तो ये बहुत बड़ी फिश होती है। आप इसको जस्ट गूगल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं। तो क्या है कि अगर आप देखेंगे, हमने जब अपना एग्रीकल्चर स्टैट्स भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था इंडिया की आयरनी क्या है। हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है ना, यहाँ गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, बट स्टिल जो प्रोडक्शन है वो आप देखेंगे 30% से भी कम है। किसका? मरीन फिश प्रोडक्शन। तो जो 70% से ज्यादा फिश प्रोडक्शन है वो किसका? इनलैंड फिश प्रोडक्शन है। तो मतलब हम जो अभी 175 लाख टन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम शेयर किसका? इनलैंड फिशरीज का। तो मरीन फिशरीज का क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी फिश को हम कैप्चर कर सके। तो अभी इनिशिएटिव लिया गया है टूना क्लस्टर डेवलपमेंट का अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसके लिए है ना, फिशरी से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो लोकेशन क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो EEZ है, क्या होता है? इफिशिएंट इकोनॉमिक जोन होता है।
किसी भी कंट्री का जो लैंड एरिया होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक ईईजेड होता है, जहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं फॉर हार्नेसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास का एरिया है वहां पे इसको टारगेट किया जाएगा। तो एस्टिमेट है कि 60,000 मेट्रिक टन ऑफ अंडर एक्सप्लॉइटेड टूना एंड हाई वैल्यू स्पीसीज को यहाँ से हम कह सकते हैं कैप्चर किया जाएगा, उससे फिर वैल्यू बढ़ेगी। ओके, देन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अगेन ये स्कीम किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। सो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए रूरल डेवलपमेंट का और एग्रीकल्चर दोनों ही बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्कीम तो स्टार्ट हुई 2016 में, और एम क्या है, टू प्रोवाइड द पक्का हाउसेस। अभी ये पहले 2024 तक थी, बट अभी इसको फिर से 2 करोड़ एक्स्ट्रा हाउस बनाने के लिए 2024-29 तक एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि बजटीय एलोकेशन भी 3 लाख करोड़ इसके लिए किया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस क्या है, विमेन बेनिफिशरीज को ही ओनरशिप देनी है ना। 75% हाउसेज ओन बाय द विमेन, और अभी उसके लिए टारगेट किया गया कि 100% फीमेल ओनरशिप हो। और वो तो आपको पता ही, गवर्नमेंट बहुत इजीली कर लेती है कि जो स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी जाती है वो फीमेल्स को दी जाती है, विमेन बेनिफिशरी को दी जाती है, तो अल्टीमेटली हर कोई फिर वुमेन के नाम पे ही करता है। ओके, की फीचर हमारे लिए सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सब्सिडी ही पूछी जाएगी, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो हाउस का स्पेसिफिकेशन है उसका कितना ना, मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर का हाइजीनिक कुकिंग एरिया होना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस की दी जाती है 1,20,000 इन प्लेन्स एंड 1,30,000 इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। ओके, और ये किस में, रूरल एरिया में। ओके, ये अर्बन एरिया के लिए नहीं है, रूरल एरिया के लिए। इंस्टीट्यूशन लोन दिया जाता है 70,000 रुपीज तक, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी। उसके अलावा आप देखेंगे जितनी भी अदर स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे सबमर्ज किया जाता है, जैसे जल जीवन मिशन के थ्रू पाइपलाइन वाटर पाइप सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू 12,000 रुपीज आते हैं टॉयलेट के लिए ना, उज्ज्वला योजना से। बाकी सारी स्कीम्स को सबमर्ज करके सारी फैसिलिटीज दी जाती है, तो ये काफी अच्छी स्कीम है। वर्ल्ड फिशरीज डे हमने 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया। इंपॉर्टेंट ये है कि हम थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हैं, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है, लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर हैं हम ग्लोबली, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो भी मैक्सिमम श्रिम्प से ही आती है। बाकी मैंने आपको बताया कि देखिए फिशरीज क्या, 30 मिलियन लाइवलीहुड कोस्टल और रूरल एरिया में उसको सपोर्ट करती है। ट्रांजिशन हमारा मरीन से लेकर इनलैंड पे है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा मेजर जो प्रोडक्शन है वो इनलैंड फिशरीज से ही है। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस पीएमएफएमई स्कीम है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम है ना। ड्यूरेशन क्या है इसका, 2025 एंड 26 तक। बजट है 10,000 करोड़ रुपीस का। ऑब्जेक्टिव है कि फॉर्मलाइज करना है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को। अब इसके लिए भी क्या सब्सिडी दी जाती है, अगेन हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। सो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप माइक्रो एंटरप्राइजेस है, तो उनके लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी है 35% की। क्रेडिट लिंक क्या होता है, लोन के साथ जो लिंक होगी, कैपिटल मतलब पैसों की सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं है। ओके, दो टाइप की सब्सिडी होती है, या तो फिर कुछ जो जितना मान लीजिए 1 लाख का है तो 35,000 का इसमें क्या मिल जाएगी, कैपिटल सब्सिडी। बट मान लीजिए अगर इसमें बोला जाता है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, तो मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसमें 3% का इंटरेस्ट रिबेट मिलती है ना। तो ये दो टाइप की सब्सिडी जनरली रहती है, इंटरेस्ट सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी। या नॉन कैपिटल सब्सिडी और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख पर यूनिट। एसएचजीज के लिए 40,000 रुपीज पर एसएचजीज को सीड कैपिटल दिया जाता है फूड प्रोसेसिंग के लिए। मैक्सिमम लिमिट 4 लाख रुपीज पर एसएचजी फेडरेशन है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी अगेन 35% की, 3 करोड़ रुपीज फॉर एफपीओज, एसएचजीज, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एजेंसीज, और पब्लिक यूज के लिए रेंटल बेसिस पे पीएमएफएमईज को प्रमोट करना है। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे 50% अप टू ब्रांडिंग मार्केटिंग बाय द एफपीओज एसएचजीज के लिए दिया जा रहा है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस पीएमएफएमई में है। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके आगे ये मे का पार्ट है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था, वो आप इसको गो थ्रू कीजिएगा। सो दोस्तों अभी जब आपके एग्जामिनेशन आपके सर पे है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि 10 दिन से कम बचे हैं, तो मॉक टेस्ट पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। चाहे आप आईडीबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एनएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीनों को ही मॉक टेस्ट के थ्रू टारगेट करना है। सो दिस इज ऑल। बहुत अच्छे से टारगेट कीजिए दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपको मई से लेकर अक्टूबर तक, आप तो नवंबर तक मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।